अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना है और इस सिलसिले में जो इजलास है वो 27 मार्च को जो है वो कॉल किया गया। उसके बाद ये मोशन जो है वो टेबल होगी, फिर वोटिंग का सिलसिला होगा और इस आगे आने वाले वक्त में अभी से हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सी है, एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है और इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का हमारी मईशत के ऊपर जो असर पड़ रहा है इसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने इस पूरी सीरीज में इसी चीज का हम जायजा लेते हैं। आज माहिर मौशियात डॉक्टर कैसर बंगाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये मुआशी अदम इस्तेहकाम एक फिरौन गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की इस वक्त पाकिस्तान की मईशत क्या कीमत अदा कर रही है? डॉक्टर साहब किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, कहीं भी किसी भी वक्त कोई बहरान होता है तो मईशत पे तो उसका असर होता है। जब शहर में हंगामे होते हैं, कर्फ्यू होता है तो दुकानें बंद होती है, कारखाने बंद होते हैं, आमद रफ्त नहीं होता। इस वक्त जो जिस तरह का जिस नौयत का बहरान है उसमें ये है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन रोक। जी डॉक्टर साहब, सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन रोक के रखे हुए हैं। हाँ, ये और जो एक बहरान के जो काले बादल मंडला रहे हैं मुल्क के ऊपर, मईशत के ऊपर, यूक्रेन की जंग के हवाले से जी तेल की कीमत और खास तौर पे गंदम की कीमत बढ़ रही है। ये हमें बहुत नुकसान देगा और इस वक्त हुकूमत की पूरी तवज्जो होनी चाहिए इस बहरान का सामना करना और उसके लिए जो एक इक़दामात लेने हैं ताकि हमारी अपनी मईशत को इससे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन अगर डॉक्टर साहब अगर आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को साइड में भी रख दें, अगर यही गवर्नमेंट या नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं हुई होती, ऑपोजिशन इस वक्त खामोश होती बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि तब मसाइल मईशत को नहीं थे? ये आपके रूस और यूक्रेन वाला मसला तो खैर बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उससे पहले भी जो हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शन थी वो गालिबन सही सिमत में नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि किसी एक हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। पिछले 30-40 साल में जितनी भी हुकूमतें आई है सबका हिस्सा है मईशत को बिगाड़ने में। और इस वक्त अगर हम ये कहते हैं कि जी यूक्रेन की वजह से हालात बुरे हैं, तो 3 साल पहले कोविड नहीं था, उस वक्त भी हालात बुरे थे। फिर कोविड आया तो वो एक बहाना मिल गया कि जी कोविड की वजह से हालात बुरे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोविड और यूक्रेन ये सारे आते जा रहे हैं, मजीद डैमेज कर रहे हैं मईशत को। लेकिन हमारी मईशत कमजोर और पहले से थी और अब भी है। एक नेबरिंग कंट्री का केस हमारे सामने इस वक्त जो खुद भी श्रीलंका में हो रहा है, वहां पे तारीखी जो है वो महंगाई है और वहां पे एक राइट्स फैल चुके हैं, वहां पे फसादात फैल चुके हैं और बड़ा प्रेशर है वहां की हुकूमत पे, वहां के सदर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो इस्तीफा दे, मुस्ताफी हो। ये कोविड के हालात, उन्हीं का तसलसल और वहां पर उससे अगर कंपेयर करते हैं आप पाकिस्तान को तो किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? मैं श्रीलंका को फॉलो तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखें बहुत सारे मसाइल होते हैं हुकूमत की अपनी पॉलिसीज की वजह से। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है, ये सारी इसके इकदामात, इस क्राइसिस को पैदा करने में इकदामात हमने लिए हैं। मैं अपनी बात करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन इमरान आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 20 साल से। बिल्कुल 2001 से जब मैं SPDC में था, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर में, हम रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे कि ये जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं इसके बहुत खतरनाक नताइज हो गए और जो हमने प्रेडिक्ट किया था बदकिस्मती से वही हुआ। तो ये सारी जो बहरान हम इस वक्त फेस कर रहे हैं ये अपनी ही पॉलिसी का नतीजा है और मेरा ख्याल है श्रीलंका का भी यही है। वहां भी इन्होंने कुछ पॉलिसीज ऐसी फॉलो की है जिसकी कीमत इनको अदा करनी पड़े। ठीक है, वहां पे इतने मैथ्स के बाद, इतने राइट्स के बाद जब वो कहा जा रहा है कि हम IMF के पास जाएंगे ताकि हमें बेल आउट किया जाए,
पाकिस्तान की इस वक्त अगर सूरत हाल देखें 2018 में जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त इनको विरसे में जो एक करंट अकाउंट खसारा या डेफिसिट मिला था वो 19 अरब डॉलर था और आज एक एस्टिमेट ये लिया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उससे ज्यादा यानी 20 अरब डॉलर तक जा सकता है। फिर 2018 में जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमारी डेट और जो हमारी लायबिलिटीज थी वो तकरीबन 20 ट्रिलियन थी, आज वो 50 ट्रिलियन है। 50,000 अरब के कर्जे जो है वो वाजिबुल अदा हो गए और जो हमारा इंटरनेशनल डेट है वो भी तकरीबन 130 बिलियन पर जा चुका है। तो पिछले 3 साल में हमने किया क्या है डॉक्टर साहब, अगर मोटा मोटा अगर मैं आपसे समझना चाहूं? ये तो सही है कि जो ये मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाअहल हुकूमत है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बहुत मुख्तलिफ चीज नहीं की है जो पिछले 20 साल की माजी की हुकूमतों ने नहीं किया है। सिर्फ ये कि इन्होंने हैंडल सही नहीं किया, मजीद बिगाड़ा है। मुझे खदशा ये है कि ये हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई, उन्होंने क्या मुख्तलिफ करना है। एग्जैक्टली मैं आता इसी सवाल के ऊपर आता कि अगर खान साहब रहते हैं तो उनके लिए कितने मुश्किल वक्त है आगे आने वाला। अगर कोई और हुकूमत आती है, इंटरिम सेटअप आता है या कोई भी हुकूमत होती है उसके लिए कितना मुश्किल होगा। 2022-23 का बजट, आने वाला बजट जो है कितना मुश्किल तरीन होगा पाकिस्तानियों के लिए। अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है तब्दीली करने की तो फिर मुश्किल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है वसाइल के हवाले से, हम एक गरीब मुल्क नहीं है। ये और बात है कि हम पिछले पता नहीं कितने साल से कशकोल लेके घूम रहे हैं जगह जगह, लेकिन पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है और हम तो बुनियादी तब्दीली करें अपनी इकोनॉमिक डायरेक्शन में तो हम बहरान से निकल सकते हैं और एक मजबूत हुकूमत बना सकते हैं। तो गालिबन सबसे पहले तो आप कहना चाहेंगे सर कि ऑस्टेरिटी और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वगैरह के ऊपर, ऑस्टेरिटी के ऊपर ज्यादा आपका मेरे ख्याल से वो होगा। नहीं, मैं टैक्स बढ़ाने के हक में नहीं हूँ। की वजह यह कि मईशत हमारी बहुत कमजोर है और इस पर अब गुंजाइश नहीं है मजीद टैक्स जनरेट करनी। नहीं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं सर। एग्रीकल्चरिस्ट जो वो लोग जो नहीं देते, टैक्स नेट के अंदर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा था। चले, आपने सवाल पूछा है तो मैं थोड़ी तफसील में इसका जवाब दूंगा। जी, बात यह है कि जब इनकम टैक्स का रूल ये है कि एक इनकम लेवल है, उससे नीचे आपकी इनकम है तो आप टैक्स आपको देना जरूरी नहीं है। ठीक, लेकिन एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर आपका इनकम है सालाना तो आप टैक्स देंगे। बिल्कुल। बात यह है कि 80% एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो छोटे जमींदार हैं, वो तो वैसे भी टैक्स नेट में नहीं आएंगे। बहुत थोड़े जमींदार हैं जो टैक्स नेट में आएंगे। ये जो इंसाफ का तकाजा ये है कि सब टैक्स दें, जमींदार भी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए और हमारे जो टैक्स के निजाम चलाते हैं उनको ये पता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज करने के बाद भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट एंड द नंबर ऑफ रिच एग्रीकल्चरिस्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो कर्व लगाई जाए वो इम्पोर्ट्स के ऊपर लगाई जाए किसी भी तरीके से। देखिए ना, एक खसारा आपका बजट का है, एक खसारा ट्रेड का है, फॉरेन ट्रेड का है। फॉरेन ट्रेड आपको इंपोर्ट कम करके ही लगाना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ सकता है, इंडस्ट्री बैठ गई है आप। और जो बजट डेफिसिट है वो आपको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करके लगाना पड़ेगा। आप मजीद टैक्स रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। ये दो चीज करने के लिए अगर पॉलिटिकल विल है तो हम बहरान से निकल सकते हैं, वरना आज हम 50 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट का खतरा देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा। जरा पॉलिटिकल विल को और जरा थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा सर, क्योंकि अभी तक वो जो उनका पॉइंट ऑफ सेल है ताजिरों के ऊपर वो एक नहीं लगा पा रहे। पॉलिटिकल विल जरा थोड़ी सी डिफाइन कर दीजिएगा, क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ताजिरों पे से हट जाए आप। अच्छा, आप जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करने की, जिसको अब ये टैक्स नहीं है भत्ता है, भत्ता लेने की कोशिश न करें। तिजारत को आराम से काम करने दें। आपका जो बजट डेफिसिट है वो हुकूमत अपने अखराजात कम करके हासिल करे। ये जो ऑब्जेक्टिव है बजट डेफिसिट कम करने का, ये अपने अखराजात कम करे।
20 के करीब मिनिस्ट्रीज अबॉलिश हो सकती है। ये फजूल की मिनिस्ट्रीज है। 18वीं तरमीम के बाद इसका कोई जवाब नहीं है। 20 के उसके बाद डिफेंस का नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है, उसको कम करें। वो बहुत आसानी से कम हो सकता है, उसमें मुल्क की सिक्योरिटी पे कोई आंच नहीं आएगा। तो ये 1 खरब रुपए की कमी की जरूरत है, जो 20% बनता है हमारे बजट का। ये आप कम करें तो आपका डोमेस्टिक बजट डेफिसिट जब काबू में आ जाएगा तो फिर आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, और इंपोर्ट्स हमारी कम करने की जरूरत है। खासतौर पे नॉन डेवलपमेंट, नॉन एसेंशियल कंज्यूमर इंपोर्ट्स जो है वो बंद करें, और जो भी बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल यूज करते हैं उसको भी बंद करें, तो हम इंपोर्ट का बजट भी कम कर सकते हैं। फौरी तौर पे तो कम होगा अगर कंज्यूमर इंपोर्ट जो गैर जरूरी है वो बंद कर दें, लेकिन मीडियम टर्म में हम अपना फ्यूल इंपोर्ट जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 जो इंपोर्ट बिल है वो फ्यूल का है। ठीक है, फ्यूल पे सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और ये मुमकिन है अगर हम रेलवे, अपना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रेलवे को दे दें, रोड ट्रांसपोर्ट से लेके, तो अब तकरीबन 15 से 17% फ्यूल कम इस्तेमाल होगा, जो हम कम इंपोर्ट करेंगे, डॉलर की डिमांड कम होगी। तो इस किस्म के इकदाम लिए जा सकते हैं, लेकिन और व्हाट अबाउट दिस एमनेस्टी सर, व्हाट अबाउट दिस एमनेस्टी, क्योंकि ये भी कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उनको फरोग दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो फले फूले, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान को सनती फरोग के लिए जो एमनेस्टी स्कीम जारी की गई है, आप इसको फैटर फॉर IMF के प्रोग्राम के तनाजुर में जरा बताइए, और वैसे भी इसका बताइए कि ये होनी चाहिए या नहीं। जिसने चोरी की है उसको तो जेल में होना चाहिए। आप बार बार एमनेस्टी देते हैं, नताइज तो कोई होते नहीं है। और दूसरा ये कि आप ये तवक्को करें किसी को एमनेस्टी देंगे तो उस पैसों का वो कारखाना लगाएगा, वो तो नहीं लगाएगा, वो तो स्टॉक मार्केट में या प्रॉपर्टी मार्केट में सट्टेबाजी करेगा, क्योंकि आपका जो मैक्रो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सनत के खिलाफ है। आपकी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो इनकरेज करता है लोगों को सट्टेबाजी करने में, बजाय इसके कि कारखाने में इन्वेस्ट करें। तो वो बदलना पड़ेगा आपको। लेकिन जितने इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं तो उस वक्त तो वो एवेन्यू है स्टॉक मार्केट वाला, वो भी डिस्करेज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा इशू नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा इशू नहीं है, असल इशू टैक्स है। अच्छा, 17% GST बहुत हाई रेट है, इस पे कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, इसको आपको 5% पे लाना पड़ेगा। ठीक है, जो रेवेन्यू लॉस है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करके कवर करे। ठीक, और एक्सचेंज कम करे और एक्सपेंडिचर कम करे। एक्सचेंज रेट, व्हाट अबाउट एक्सचेंज रेट? होना चाहिए जी। जब आपकी इंपोर्ट्स कम होगी तो डॉलर पे डिमांड कम होगा, तो एक्सचेंज रेट वैसे ही स्टेबलाइज हो जाएगा। एक्सचेंज रेट को आप बराह रास्त तो बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी जो बात की जा रही है कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, आप नहीं समझ रहे कि वो वर्क कर रहा है इस वक्त सेंट्रल बैंक का? जी बिल्कुल कर रहा है, बहुत कम चेक्स हैं, ये कर रहा है, लेकिन ये कि वो तो डिमांड सप्लाई का रिफ्लेक्शन करता है ना। जितनी डॉलर की डिमांड होगी उतना डॉलर महंगा होगा। आप डॉलर की डिमांड कम कर दें तो उस तरह से फिर डिमांड नहीं होगा तो डॉलर महंगा नहीं होगा। ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल करने के लिए आप अपनी इंपोर्ट्स को स्लैश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली। इस वक्त मईशत के हवाले से जो भी पाकिस्तान में चीजें जा रही हैं, जिस जगह पे हमसे शेयर कर रहे थे, ऑलमोस्ट सबका यही कहना है कि बड़े हॉट वाटर्स के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है, और चाहे अदम एतमाद की तहरीक कुछ भी हो, कामयाब हो या नाकाम हो, कतई नजर इससे जो भी आने वाली हुकूमत होगी, या खुद खान साहब भी अगर रहते हैं, मौजूदा हुकूमत भी अगर बरकरार रहती है, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हालात हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, मुआशी फ्रंट पे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।